सभी को बच्चों मेरा राधे राधे। आज आपका है जो आपके लिए लेकर आए हैं क्वेश्चन हम बच्चों म्यूज़िक के इसके आगे के क्वेश्चन लेकर आए हैं, यहाँ से पहले तक हो गए हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, बोलेंगे और सुनेंगे है जो पढ़ेंगे। ठीक है, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब बच्चों कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज का क्वेश्चन आपका रिलेटेड है और ये कमेंट में करके बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। आधुनिक विद्वानों ने कौन से दो रस माने गए हैं? आधुनिक विद्वानों जो विद्वान हैं उन्होंने कौन से दो रस नए माने हैं? नंबर 1 पे अद्भुत तथा वात्सल्य रस, नंबर बी पे ऑप्शन है आपका करुण तथा शांत रस, नंबर सी पे भक्ति तथा वात्सल्य रस, या नंबर डी पे भक्ति तथा शांत रस। तो इन चारों में से कौन से दो रस है जो आधुनिक विद्वानों ने माने गए हैं, ये पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन बच्चों सही हो जाएगा सी ऑप्शन, भक्ति तथा वात्सल्य। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? नंबर ए पे हर्ष, नंबर बी पे शोक, नंबर सी पे क्षमा, नंबर डी पे रति। तो जो श्रृंगार रस का स्थायी भाव है वो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है करुण रस का स्थायी भाव क्या है? नंबर ए पे शांत, नंबर बी पे रति, नंबर सी पे शोक, या नंबर डी पे श्रृंगार। तो करुण रस का स्थायी भाव जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, शोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन प्रबंध गायन किसका प्रकार है? नंबर ए पे ध्रुवा गीत का, नंबर बी पे रूपक का, नंबर सी पे अनिबद्ध गान का, या नंबर डी पे अनिबद्ध गान का। तो जो प्राचीन प्रबंध गायन है ये आपका बच्चों ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन, निबद्ध गान का। और कल जो बच्चों हमने आपको रविंद्र संगीत से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपको भेजे थे आप लोगों ने देखे होंगे, तो उसमें देखिएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हैं और कितने क्वेश्चन नए हैं, कितने क्वेश्चन पुराने हैं। कुछ क्वेश्चन हमने पिछले वाले हैं जो उसमें भी आपको मैंने भेजे थे रविंद्र संगीत में, कुछ तो उससे भी रिलेटेड हैं और कुछ है जो उससे है जो कुछ अलग हटके हैं। तो जो पहले वाले हैं तो उसमें से वो सारे क्वेश्चन आप लोगों के सही हुए हैं या नहीं हुए हैं उसको देख लीजिएगा। जो अभी कल हमने नए कराए हैं उसमें से कितने सही हैं देखिएगा। जो टॉपिक नहीं है क्लियर है तो जो हम आपको रविंद्र संगीत से रिलेटेड जो बच्चों वीडियो आपको भेज रहे हैं उससे आप देख लीजिएगा। उसमें से जितने भी स्टेटमेंट हैं जैसे क्वेश्चन बनते हैं वो सब हमने आपको उसमें बताए हुए हैं। तो सारे बच्चे उसको ध्यान से देखेंगे और उसको जो नोट करने वाला स्टेटमेंट है नोट करते जाएंगे, उसको उससे है जो पढ़ते जाएंगे, उन्हीं से ही बच्चों क्वेश्चन बनेंगे। और इससे ज़्यादा क्वेश्चन है जो आपके है जो रविंद्र संगीत से रिलेटेड है वो आपके जहाँ तक नहीं आएंगे। ठीक है, अगर कुछ और भी लगता है मुझे रविंद्र संगीत से रिलेटेड, अगर मेरे टॉपिक को आता है समझ में, तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको आगे हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो हमारे चैनल को इसी तरह से बने रहिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं हम। शारंग देव ने कितने प्रबंधों का वर्णन किया है? नंबर ए पे 65, नंबर बी पे 70, नंबर सी पे 75, या नंबर डी पर 80। तो जो शारंग देव हैं उन्होंने आपके ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 75 प्रबंधों का वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शारंग देव ने अपने प्रबंधों का वर्गीकरण कितने वर्गों में किया है? तो शारंग देव ने है जो अपने प्रबंधों का वर्गीकरण आपकी है जो क्या ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 9, बी ऑप्शन 7, सी ऑप्शन आपका 5 और डी ऑप्शन आपका 3। तो जो शारंग देव हैं उन्होंने अपने प्रबंधों का वर्गीकरण है जो कितने वर्गों में किया है? डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 3 वर्गों में है जो इसका है जो वर्गीकरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मतंग ने सभी प्रबंधों को किसके अंतर्गत माना है? नंबर ए पे देसी प्रबंध, नंबर बी पे ध्रुवा, नंबर सी पे मार्ग प्रबंध और नंबर डी पे सूर्ण प्रबंध। तो जो मतंग ने सभी प्रबंधों के अंतर्गत इसको है जो प्रबंधों को है जो देसी प्रबंध के अंतर्गत है जो माना है। ठीक है, तो किस प्रबंध के अंतर्गत? देसी प्रबंध के अंतर्गत इसको माना है। प्रबंध की परिभाषा भी हमने आपको बताई हुई है बच्चों, इस दिन कुछ दिन पहले 2-4 दिन पहले हमने भेजी है। प्रबंध किसे कहते हैं और उसमें क्या क्या इसके अंतर्गत आता है। तो अगर जिन्होंने ना वीडियो देखा हो पीछे जाके है जो उसका जो बैक में है जो वीडियो जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा हो तो वो है जो पीछे बैक में जाके उस वीडियो को देखेंगे, इससे आपको पता चल जाएगा। जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसे पीछे के जितने भी वीडियो हैं शॉर्ट्स हैं ये सभी आपके पास है जो आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मतंग ने कितने प्रबंध माने हैं? क्या ए पे 79 माने हैं, बी पे 59, सी पे 89 या डी पे है जो 69। ठीक है, तो कितने प्रबंध मतंग ने माने हैं? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 69। आपको हम बताते बच्चों इसलिए रहते हैं कि जिससे कि आपको सर्च ना करना पड़े, आपको ये सब चीज़ें हैं जो आसानी से आपको प्रोवाइड हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सालग सूर्ण नामक प्रबंध किसका भेद है?
ठीक है, ए ऑप्शन सूर्ण प्रबंध का, नंबर बी पे शुद्ध सूर्ण प्रबंध का, नंबर सी पे आतिक्रम प्रबंध का, या नंबर डी पे इनमें से कोई नहीं। तो सालक सूर्ण नामक प्रबंध इसका किसका भेद है? सूर्ण प्रबंध का। इस टॉपिक से रिलेटेड भी आपके लिए वीडियो हम जल्दी से बना के लाएंगे, जिससे कि है जो आपको ये सब चीज़ के बारे में शायद ही बहुत बच्चों को मालूम हो और बहुत बच्चों को ना मालूम हो। तो जिनको नहीं मालूम होगा तो ये टॉपिक भी आपका हम क्लियर जल्दी कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है प्रबंधकों के कितने अंग माने गए हैं? नंबर ए पे 7, नंबर बी पे 5, नंबर सी पे 6, या नंबर डी पे 4। तो जो प्रबंधों के अंग माने गए हैं, ये बच्चों ऑप्शन इसका हो जाएगा सी, सही हो जाएगा 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों। प्राचीन प्रबंधों की कितनी धातुएं थीं? ए नंबर पे ऑप्शन आपका हो जाएगा 6, बी पे 5, सी पे 3 और डी पे 4। तो ये पूछा गया है बच्चों, प्राचीन जो प्रबंध थे उनमें कितनी धातुएं थी? ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा 4। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जिस प्रबंध में अनेक रागों का प्रयोग होता है उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, जिसमें अनेक रागों का प्रयोग पूछा है तो उसको है जो क्या कहा जाता है? नंबर 1 पे राग कदम्ब, नंबर बी पे आपका जाएगा मिश्रित राग, नंबर सी पे राग रागिनी, है नंबर डी पे राग लड़ी। तो जिस प्रबंध में अनेक रागों का प्रयोग होता है उसे कहा जाता है बच्चों राग कदम्ब। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्राचीन प्रबंध के अंग में नहीं आता है? नंबर ए पे आभोग, नंबर बी पे तेनक, नंबर सी पे पाठ, या नंबर डी पे विरुद्ध। तो आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन प्राचीन प्रबंध के अंदर में नहीं आता है? तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ए बच्चों आभोग। ये क्वेश्चन बच्चों है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा और अच्छे से याद करिएगा। ठीक है, ये आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन को हमारी समझ में बहुत अच्छी तरीके से इसको आएंगे ही आएंगे, नहीं तो इसमें से कुछ क्वेश्चन आपको जो हम बता रहे हैं वो आपके है जो फंसेंगे ही फंसेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रबंध में नायक के गुणों का वर्णन क्या कहलाता है? जो नायक के गुण हैं उनका वर्णन क्या कहलाता है? नंबर 1 पे पाठ, नंबर 2 पे पद, नंबर सी पे तेनक, के नंबर डी पे विरुद्ध। तो इसका ऑप्शन नंबर है जो सही हो जाएगा पद। जो प्रबंध में है जो नायक के गुणों का वर्णन होता था उसको है जो पद कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंध में नायक के नाम कुल आदि का वर्णन क्या करना कहलाता है? ठीक है, तो जो नायक के जो नाम कुल है, पहले आपसे पूछा है कि गुणों का वर्णन क्या कहलाता है, अब नायक के नाम कुल आदि का वर्णन क्या कहलाता है? नंबर 1 पे विरुद्ध, नंबर बी पे पाठ, नंबर 3 पे पद और नंबर डी पे तेनक। तो प्रबंध में नायक के नाम है जो कुल आदि का वर्णन आपका कहलाता है विरुद्ध। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभाव कितने माने गए हैं? नंबर ए पे 2, नंबर बी पे 8, नंबर सी पे 1 और नंबर डी पे 9। तो जो विभाव माने गए हैं बच्चों, विभाव माने गए हैं वो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपके 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचारी भाव कितने माने गए हैं? संचारी भाव पूछा गया है। नंबर ए पे 34, नंबर बी पे 35, नंबर सी पे 36 और नंबर डी पे 33। तो जो संचारी भाव माने गए हैं बच्चों ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा 33। ये संचारी भाव आप लोगों ने जहाँ तक है जो बच्चों ये आपने हिंदी में भी पढ़ा ही होगा, सबसे ज़्यादा तो हिंदी में ही पूछा जाता है। संचारी भाव, विभाव है, रस, ठीक, ये छंद है, ये सब है जो हिंदी में भी बहुत पूछे जाते हैं। जिन्होंने लिटरेचर पढ़ा होगा उनसे तो ये क्वेश्चन है जो बहुत ईजिली बच्चों है जो सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, रस के संबंध में अनुमितिवाद की स्थापना किस विद्वान ने की? ठीक है, रस के संबंध में पूछा गया है बच्चों। जितना आंसर को याद करना जरूरी है उतना क्वेश्चन को भी पढ़ना उतना ही जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन का अगर आप अर्थ उसका नहीं समझ पाएंगे तो आप कोई भी ऑप्शन में बच्चों टिक लगाकर आ जाएंगे। ठीक है, तो आंसर के साथ साथ क्वेश्चन को भी बहुत समझ के पढ़िए। जब तक क्वेश्चन समझ में ना आ जाए उसके आंसर को है जो मतलब है जो आगे आप मत बढ़िए। ठीक है, मेरी यही राय है। बाकी जो आपका पढ़ने का तरीका है, जो आपको सही लगता है वो आप करिएगा, बताना मेरा काम है। ठीक है, तो इसे देखिएगा। तो रस के संबंध में अनुमितिवाद की स्थापना है जो किस विद्वान ने की थी? आपकी की थी शंकुक ने। ऑप्शन नंबर 1 भट्ट लोलट है, फिर नंबर 2 पे भट्ट नायक है, नंबर सी पे शंकुक है, नंबर डी पे भरत है। तो है जो इनकी स्थापना है जो सी पे है जो शंकुक ने की थी। देखिए, जो बड़ा क्वेश्चन होता है वो बच्चों मैं 1-2 बार रिपीट कर देती हूँ। रिपीट करने से क्या है आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संचारी भाव नहीं है? नंबर ए पे ग्लानि, नंबर बी पे भय, नंबर सी पे शंका या नंबर डी पे मद। तो संचारी भाव कौन सा नहीं है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, भय। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीड़ा को किस श्रेणी में रखा गया है? ठीक है, तो नंबर एक पे विभाव, नंबर बी पे भाव, नंबर सी पे स्थायी भाव या नंबर डी पे संचारी भाव। तो जो पीड़ा को है जो रखा गया है, किस श्रेणी में रखा गया है? संचारी भाव की श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मन में अस्थायी रूप से व्यक्त होने वाले भाव क्या कहलाते हैं? नंबर ए पे स्थायी भाव, नंबर बी पे अनुभाव, नंबर सी पे भाव और ये नंबर डी पे संचारी भाव। तो जो मानव मन में अस्थायी रूप से व्यक्त होने वाले भाव जो होते हैं वो बच्चों संचारी भाव कहलाते हैं। अगर है जो कुछ अगर हिंदी का टॉपिक वगैरह इसमें अगर रस छंद नहीं मिला होगा तो कोशिश करूंगी कि एक वीडियो है जो रस से रिलेटेड भी आपको बता दूं। रस है, ये स्थायी भाव, ये सब हैं, ये सब हम आपके बारे में उसके बारे में है जो आपको अच्छी तरह से बता दें, जिससे ये क्वेश्चन भी आपके है जो एक एक करके है जो बच्चों क्लियर हो जाएं। और आप जैसा कि इसमें देख रहे होंगे सारे क्वेश्चन जो भी आप सीक्वेंस से देख रहे होंगे सब ये एक टॉपिक से रिलेटेड ही क्वेश्चन हम आपको करवाते जा रहे हैं। ठीक है, शायद ही कोई क्वेश्चन बीच में आ रहा हो, तो ये सब एक एक टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन, तो इसका मतलब यही हुआ कि उस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपका स्किप नहीं हो रहा होगा। ठीक है, आगे बाकी आप देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, रागमाला को दक्षिण संगीत में क्या कहा जाता है? जो रागमाला है ये भी आपने बच्चों है जो इधर का, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर से सिक्स ईयर तक का तो राग नहीं है। ठीक है, तो रागमाला की बात कही गई, रागमाला को दक्षिण संगीत में कहा गया है। ठीक है, दक्षिण संगीत की बात कही गई है, उसमें का रागमाला है। नंबर एक रागमालाम, नंबर बी पे मिश्रित राग, नंबर सी पे रागमालिका या नंबर डी पे राग रागिनी। तो इसका ऑप्शन बच्चों सही हो जाएगा, रागमाला को दक्षिण संगीत में कहा गया है रागमालिका। ठीक है, फिर देखिए इसमें देखिए देख रहे होंगे कि मतलब अपने राग से रिलेटेड दूसरे साइड में जो पद्धतियां होती हैं उसमें रागों को क्या कहा जाता है, ये सब भी आपको जानकारी होनी चाहिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारंग देव की शुद्धा नामक गीत किस गायन शैली का जन्मदाता जन्म माना गया है? गायन शैली का जन्म, शारंग देव की शुद्धा नामक जो गीत है उससे किस गायन शैली का जन्म माना गया है? गायन शैली का नाम पूछा गया है। नंबर एक के ख्याल, नंबर बी पे टप्पा, नंबर सी पे ध्रुपद या नंबर डी पे धमार। तो कौन सी है जो आपकी इसकी गायन शैली आ जाएगी? आपकी आ जाएगी ध्रुपद गायन शैली। तो आप उसका स्टेटमेंट क्या बनेगा? शारंग देव की शुद्धा नामक गीत से ध्रुपद गायन शैली का जन्म माना जाता है। नेक्स्ट है, बृहदेशी में वर्णित चोकशा नामक गीत से किस आधुनिक गायन शैली का जन्म माना जाता है? तो जो बृहदेशी है इसमें वर्णित चोकशा नामक गीत से क्या धमार का माना जाता है, टप्पा का माना जाता है, ध्रुपद का माना जाता है या आपकी ठुमरी का माना जाता है? तो जो बृहदेशी में वर्णित चोकशा नामक गीति है इससे आपका माना जाता है, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, ध्रुपद। फिर देखिए, अचल पदों वाली गायकी को किस नाम से जाना जाता है? तो जो अचल पदों वाली गायकी को है जो क्या त्रिवट के नाम से जाना जाता है, बी ख्याल के नाम से जाना जाता है, सी ध्रुपद के नाम से जाना जाता है, डी तराने के नाम से जाना जाता है? तो जो अचल पदों वाली गायकी को है आपका इसका भी ऑप्शन सी सही हो जाएगा बच्चों, ध्रुपद। ध्रुपद गीत इसके गायकी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुपद गायकी में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? तो जो ध्रुपद गायकी है इसमें किसका प्रयोग होता है? नंबर एक पे पखावज का, नंबर बी पे तबले का, नंबर सी पे मृदंग का या नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो ध्रुपद गायकी में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पखावज। फिर है, प्राचीन समय में ध्रुपद गायकों को क्या कहा जाता था? ठीक, क्या नायक कहा जाता था, नंबर बी पे वाग्यकार कहा जाता था, नंबर सी पे गायक या नंबर डी पे कलावंत। तो प्राचीन समय में ध्रुपद गायकों को क्या कहा जाता था? ये क्वेश्चन बच्चों आपका गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि इसकी डेफिनेशन भी शॉर्ट्स में हमने आपको भेजी है। ठीक है, तो ध्रुपद गायकों को कहा जाता था, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कलावंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुपद का आविष्कार किसे माना जाता है? देखिए ध्रुपद से ही रिलेटेड आप देख रहे होंगे सारे क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। ठीक है, जैसा कि हम आपको एक सीक्वेंस से बता रहे हैं। तो ध्रुपद का आविष्कारक किसे माना जाता था? नंबर ए पे मतंग, नंबर बी पे अमीर खुसरो, नंबर सी पे राजा मान सिंह तोमर, नंबर डी पे तानसेन।
तो जो ध्रुपद का आविष्कारक माना जाता था, इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, राजा मानसिंह तोमर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ध्रुपद की कितनी वाणियाँ होती हैं? नंबर ए पे 3, नंबर बी पे 2, नंबर सी पे 5 या नंबर डी पे 4। तो ध्रुपद की वाणियाँ पूछी गई हैं, तो ध्रुपद की वाणियाँ होती हैं बच्चों ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका 4। नेक्स्ट है, ध्रुपद में अब अव्यय पूछ रहा है। अभी तक वाणियाँ पूछी थी, अब अव्यय पूछा था। इससे पहले ध्रुपद के बारे में पूछ रहा था, कौन से किसके रिलेटेड है, ठीक है, जिससे ध्रुपद का संबंध है। तो अव्यय पूछे गए हैं ऑप्शन नंबर ए 5, नंबर बी पे 2, नंबर सी पे 3, नंबर डी पे 4। तो ध्रुपद के अव्यय पूछे गए हैं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ताल ध्रुपद के साथ अधिक बजाई जाती है? नंबर ए पे दादरा, नंबर बी पे 3 ताल, नंबर सी पे सूल ताल या नंबर डी पे झप ताल। तो निम्न में से कौन सी ताल ध्रुपद के साथ अधिक बजाई जाती है? तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, सूल ताल। ठीक है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन हमारी तरफ से बच्चों, किस गायन शैली में है जो धमार ताल का है जो प्रयोग होता है? ठीक है, तो आप लोग है जो इसे कमेंट में करके लिख के मुझे बताइएगा कि शैली में है जो मतलब धमार ताल का है जो प्रयोग होता है। सारे बच्चे इसको कमेंट में मुझे बताएंगे। तो इसी तरह से बच्चों है जो चैनल के साथ हमारे आप बने रहिएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत हेल्पफुल लगे होंगे, बहुत अच्छे लगे होंगे, एक कलेक्शन बच्चों को मिला होगा। तो हमारे चैनल को अगर आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेंगे तो ये हम चाहते हैं, मेरी खुद की इच्छा है कि है जो आप ये सारे क्वेश्चन है जो कलेक्शन नए नए क्वेश्चन हैं बच्चों, इनको आप ज़रूर ही है जो मतलब अच्छी तरह से देख लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे कि है जो ये वीडियोस वगैरह हैं, शॉर्ट्स वगैरह आपके लिए बहुत मन से बनाते हैं बच्चों, तो इसको आप शेयर कर लीजिए। और आने वाले है जो कल से नया साल आपका स्टार्ट हो रहा है, आई होप, मेरी विश भी है कि आप सब में से जितने बच्चे भी है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप लोग पार्टिसिपेट बच्चों करते हैं, वो है जो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहे, बहुत ही सक्सेसफुल रहे। सबको इन एडवांस हैप्पी न्यू ईयर, राधे राधे।